हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बच्चों। तो वेलकम, आप लोगों का स्वागत है WBMSC 2022 सब असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर के सॉल्यूशन में, जहां पे हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख लीजिएगा। अब हम पार्ट 2 जो है वो करने जा रहे हैं इसका। यहाँ तक हमने लास्ट क्वेश्चन से किए थे, आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। इसी के आगे जो है हम आगे के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, इसी के आगे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन आज का है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एट द स्मॉलेस्ट पुली इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल यूजिंग द टेंशन इक्वेशन T1/T2 इज इक्वल टू। बच्चों सबको पता है ये बेल्ट एंड पुल ड्राइव की फेमस इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें हम टाइट साइड और स्लैक साइड की टेंशन लेते हैं। तो इसमें वो कह रहा है कि जो हम स्मॉलर पुली होता है, आपको पता है एक हायर पुली लार्जर पुली होता है और एक स्मॉलर पुली होता है, उन दोनों के बीच में जो है हमारा बेल्ट ड्राइव होता है। तो हमेशा जो है वो जो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात हो रही है वो हमेशा स्मॉलर पुली का लिया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। जनरली हर बार नहीं तो ये रिलेशन ही पूछा जाता है, इस बार ये पूछा है कि इस रिलेशन में स्मॉलर पुली के एंगल को क्यों कंसिडर किया जाता है। तो आंसर आपके सामने साफ है बच्चों कि हमारे पास जो स्लिपिंग होती है वो पहले हमारी किस में होती है, स्मॉलर पुली में होती है, ठीक है ना। तो जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन लिखिए, द स्मॉलर पुली इज वीक एज कंपेयर टू द लार्जर पुली, द स्मॉलर पुली इज ऑलवेज टेकन एज ड्राइविंग पुली, the smaller belt is slipping occurs first on the smaller pulley. So that is the correct answer. The belt is slipping occurs first on the smaller pulley. That is the correct answer. Clear है। नेक्स्ट अगर बात करें हम अगले क्वेश्चन की, a refrigerator working on a reverse Carnot cycle has a COP of 5. ओके, एक रेफ्रिजरेटर है जो 5 COP के साथ काम कर रहा है। If it is made to work as a refrigerator taking 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट, द हीटिंग इफेक्ट विल बी। अब देखो यहाँ पे बच्चों हीटिंग इफेक्ट पूछ रहा है आपसे। अब मेन बात है कि आपको COP पता है, वर्क इनपुट उसने बोला है 1 किलोवाट का है, तो ऐसे केस में हीटिंग इफेक्ट क्या होगा। अब देखो आपको पता है एक रेफ्रिजरेटर में, अगर मैं एक रेफ्रिजरेटर की बात करूँ बच्चों, तो रेफ्रिजरेटर में जो है हीट जो है वो ये Q1 होता है, ये Q2 होता है। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एक रेफ्रिजरेटर में हमेशा दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, है ना। ये इसको हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो अब चाहो तो इसे आप हीटिंग इफेक्ट बोल सकते हो। भाई रेफ्रिजरेटर में हीटिंग इफेक्ट क्या है, जो हीट बाहर निकल रही है वो हीटिंग इफेक्ट है। और वर्क इनपुट क्या होता है, वर्क इनपुट इज इक्वल टू होता है Q1 - Q2। ये तो हमेशा का सेम ही है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अगर आप बच्चों देखोगे तो आंसर निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यू नो दैट कि यहाँ हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ हमें हीटिंग इफेक्ट पूछ रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट मतलब हमें Q1 निकालना है, ठीक है, Q1 निकालना है। तो बच्चों बहुत आसान है, Q1 अगर आपको निकालना है तो इट ऑलवेज बी W + Q2 ये होगा। अब यहाँ पे देखो COP आपको दी हुई है बच्चों रेफ्रिजरेटर की, उसको आप लिख सकते हो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब Q2/W। तो Q2 आपको यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि ये 1 किलोवाट है, COP 5 है, तो Q2 = 5 किलोवाट आ जाता है। अब जल्दबाजी में बच्चे जो हैं वो इसी को आंसर कर देते हैं, बल्कि वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, बच्चे इसी को आंसर करते हैं, जो कि गलत है। वो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। आपको क्या करना है, Q1 निकालना है। Q1 = 1 + 5 दैट इज इक्वल टू 6 किलोवाट, एंड दिस इज योर हीटिंग इफेक्ट। तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे ही सिंपल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही पेपर में पूछने चाहिए, जो कि कंसेप्ट बेस्ड हो कि हीटिंग इफेक्ट क्या है। अब कई लोग इस क्वेश्चन को और दूसरे तरीके से भी करते हैं, मैं वो भी बताया था आपको। कई लोग इस क्वेश्चन को पंप के वे से भी करते हैं, क्योंकि पंप में जो है जैसे इसकी COP में ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ऐसे ही जब हम पंप की COP लेते हैं तो पंप की COP में ये जो ऊपर वाला होता है ये हीटिंग इफेक्ट होता है। तो हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो कई जगह पे हम इसका यूज भी करते हैं, COP ऑफ हीट पंप इनटू वर्क। तो अब देखो, अब COP ऑफ हीट पंप क्या है। अब COP ऑफ हीट पंप आप सबको पता है कि COP ऑफ हीट पंप जो होती है वो 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होती है। अब 1 + 5 = 6, दैट इज 6 किलोवाट। तो 6 × 1 = 6 किलोवाट। तो हीटिंग इफेक्ट हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो एक सोल्यूशन जो है वो इसका ये भी है बच्चों, ठीक है ना। तो दैट इज द अल्टरनेट सोल्यूशन। एक सोल्यूशन इसका ये भी है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, और एक सोल्यूशन ये भी है जहाँ से मैंने यहाँ से निकाला। तो जो आपको आसान और शॉर्ट और सिंपल समझ में आता है उसको आप आंसर ले सकते हैं। क्लियर है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ द स्पीड ऑफ द इंजन वेरीज बिटवीन, स्पीड जो है वो वेरी कर रही है 390 आरपीएम से लेके N2 410 आरपीएम तक, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, तो N1 माइनस N2 अपॉन मीन स्पीड बच्चों N, यही होता है। और मीन स्पीड क्या होता है, दैट इज N1 प्लस N2 डिवाइड बाई 2 N1 माइनस N2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, दैट इज 2 410 माइनस 390 अपॉन 410, 390 प्लस 410, 390 प्लस 410। तो अब आप देखो सिंपल, तो यहाँ पे हो गया 20, 2 इंटू 20, भैया 20 हुआ अपॉन 400 400 800 हुआ, ठीक है। तो दैट विल बी 2402120, दैट इज़ 1/20 और दैट इज़ 0.005, 0.05 इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इसको हम CS इज इक्वल टू 0.05 भी बोल सकते हैं और प्लस माइनस 5 भी बोल सकते हैं, प्लस माइनस 5% जिसे हम बोलते हैं। क्लियर है? तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन इज 1 पॉइज। तो विस्कोसिटी फ्लूइड की जो है वो 1 पॉइज दी है बच्चों। अब आपको कह रहा है पॉइज क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड को हम पॉइज बोलते हैं, ठीक है ना। देन विस्कोसिटी व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट विल बी, तो विस्कोसिटी क्या रहेगी अगर फ्लूइड, ये वो कह रहा है जब मोशन में है तो विस्कोसिटी ये है। अब वो कह रहा है मोशन की जगह अगर रेस्ट में हो जाता है फ्लूइड तो विस्कोसिटी क्या रहेगी। तो आई थिंक विस्कोसिटी विल रिमेन सेम। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, वो मोशन में भी और उसमें भी वही रहने वाली है बच्चों। तो वो इट इज स्टिल इन 1 पॉइज। तो आई थिंक सी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? अ टूथेड गियरिंग विथ 30 टीथ, एक टूथेड गियरिंग है जिसके नंबर ऑफ टीथ जो है वो 30 हैं, हैज़ अ सर्कुलर पिच ऑफ 15 mm। सर्कुलर पिच जो है उसकी वो 15 mm है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पाई m, जिसको हम बोलते हैं पाई d/t। क्लियर है? देन द डायमेट्रल पिच विल बी, अब डायमेट्रल पिच जो है वो क्या होगा। अब आप सबको पता है बच्चों PC इंटू PD में जो फ़र्क है वो सिर्फ पाई का होता है। PC और PD में मल्टीप्लिकेशन जो है वो पाई रिलेशन हम सबने पढ़ा है गियर में, ठीक है ना। तो अब आपको सिंपल निकालना है, यहाँ से निकाल लो या जैसे मर्जी निकाल लो। तो आप सिंपल डायमेट्रल पिच निकालोगे तो यू कैन यूज़ P पाई बाई PC। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। तो आप आंसर सॉल्व करें यहाँ पे, या फिर आप d/t से भी कर सकते हो, ठीक है ना, इससे भी आप कर सकते हो। बट ये आ रहा है 0.21, 0.2094, 0.2094 बोले तो 0.21। तो यहाँ पे हम A वी कैन बी दी करेक्ट आंसर, A को हम करेक्ट आंसर कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना, समझ गए ना कैसे, ऐसे कर लो तो नंबर ऑफ टीथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, कोई लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। फॉर अच्छा ये सर्कुलर पिच ही दिया था ना, सर्कुलर पिच दिया था, ठीक है ना, फिर सर्कल डाया दिया होता तब हम T/D का यूज़ करते। फॉर अ स्पीड रेशियो ऑफ 100 स्मॉलेस्ट गियर बॉक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। अब देखो फॉर अ स्पीड रेशियो ऑफ 100 स्मॉलेस्ट गियर बॉक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। हम स्पीड रेशियो अगर हमें 100 का रखना है, ठीक है ना, मतलब 100 का स्पीड रेशियो मतलब कि एक की स्पीड अगर 1 RPM है तो दूसरे की 100 RPM होगी, 100 टाइम्स का डिफरेंस जो है वो स्पीड में रखना है। तो स्मॉलेस्ट गियर बॉक्स जो है वो क्या हमारा यहाँ पे सही रहेगा, अ पेयर ऑफ स्पर गियर, अ पेयर ऑफ बेवल एंड पेयर ऑफ स्पर गियर इन कंपाउंड गियर ट्रेन, अ पेयर ऑफ हेलिकल एंड पेयर ऑफ स्पर गियर इन कंपाउंड गियर ट्रेन, अ पेयर ऑफ हेलिकल एंड पेयर ऑफ वार्म गियर इन। अब देखो स्पीड रिडक्शन अगर आपको करना है बच्चों तो आपके लिए बेटर क्या है कि आप एक वार्म गियर लें। अगर आपको 100 टाइम्स स्पीड में डिफरेंसेस चाहिए तो यू शुड यूज़ अ वार्म गियर, और यहीं से मेरे को लगता है ज़्यादा करेक्ट आंसर चूज़ करना आसान रहेगा। दैट इज़ गियर ट्रेन में एक वार्म गियर और हेलिकल गियर का हम कनेक्शन बनाएं। क्लियर है? द बेस्ट कैम प्रोफाइल विच एलिमिनेट द शॉक एंड वाइब्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक
स्ट्रोक के बिगिनिंग में अगर हमें शॉक और वाइब्रेशन, देखिए क्वेश्चन सब अच्छे आए हैं इस पेपर में, ऐसा नहीं है कि इजी ही क्वेश्चन है, जो भी हैं वो इजी तो हैं लेकिन थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं कि जहां हो सकता है जल्दबाजी में जो है वो गलतियां कर दे आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोलें द बेस्ट कैम प्रोफाइल विच एलिमिनेट द शॉक एंड वाइब्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक, तो देखो आप सबने पता है बच्चों, दैट इज अ साइक्लोइडल, साइक्लोइडल हम लोग बोलते हैं टूथ। अब यहाँ ऑप्शन देखें, डबल हार्मोनिक सर्कुलर साइक्लिकल लिखा है बच्चों, ये साइक्लोइडल ही होगा, साइक्लोइडल ही होगा, और स्ट्रेट लाइन, तो दैट इज साइक्लोइडल को हम लोग करेक्ट आंसर करेंगे, जो कि हमेशा से चलता आया है। द आयरन ओर मोस्टली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन, पिग आयरन के लिए कौन सा आयरन ओर का हम लोग यूज करते हैं बच्चों, हेमेटाइट, सिड्राइट, लिमोनाइट, मैग्नाइट, तो आई थिंक आयरन ओर जो बेसिक है हमारा हेमेटाइट की अब बात करें, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। नेगेटिव स्लिप अकर्स इन रेसिप्रोकेटिंग पंप व्हेन डिलीवर पाइप इज, तो बच्चों सबको पता है नेगेटिव स्लिप हमें कहाँ मिल सकती है, नेगेटिव स्लिप हमारी नेगेटिव कब होती है, स्लिप क्या होता है, जब हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज माइनस एक्चुअल डिस्चार्ज लेते हैं। तो इन जनरल जो है हमारा, इन जनरल आप जानते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज फार ग्रेटर देन एक्चुअल डिस्चार्ज, तो जिसकी वजह से हम जब इसका डिफरेंस निकालते हैं तो देयर विल बी अ पॉजिटिव स्लिप, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कम हो जाए एक्चुअल डिस्चार्ज से, तो ऐसा पॉसिबल जल्दी से नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है जहाँ ऐसा पॉसिबल होता है, वहीं हम नेगेटिव स्लिप कहते हैं। तो वो कंडीशन है जब हमारा सक्शन पाइप लॉन्ग हो और डिलीवरी पाइप हमारा शॉर्ट हो और हमारा पंप जो है वो हाई स्पीड में चल रहा हो, ये तीन कंडीशन होती हैं। तो अगर देखें लॉन्ग एंड सक्शन पाइप इज शॉर्ट, अच्छा व्हेन द डिलीवरी पाइप, अच्छा पूरा सेंटेंस यहाँ से है, व्हेन द डिलीवरी पाइप इज लॉन्ग एंड सक्शन पाइप इज शॉर्ट, तो ये उल्टा हो गया, गलत है, ठीक है। व्हेन अ डिलीवरी पाइप इज लॉन्ग एंड सक्शन पाइप इज शॉर्ट, ये भी गलत है। When delivery pipe is short and suction pipe is long and pump is running at slow speed, no, running at high speed होना चाहिए। तो when delivery pipe is short and suction pipe is long and pump is running at high speed, तो that is the correct answer, D will be the correct answer। तो याद रखिए लॉन्ग सक्शन पाइप चाहिए और शॉर्ट डिलीवरी पाइप चाहिए, है ना, लॉन्ग सक्शन पाइप और शॉर्ट डिलीवरी पाइप और पंप रनिंग एट हाई स्पीड। तो ये जब कंडीशंस होती है तो उस कंडीशन में हमारी एक्चुअल डिस्चार्ज हमारे थ्योरेटिकल डिस्चार्ज से भी ज़्यादा आ जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द हीट फ्लो पर यूनिट टाइम व्हेन टेम्परेचर ग्रेडियंट इज यूनिटी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी को हम हीट फ्लो पर यूनिट टाइम कब बोलेंगे भाई, Q इज इक्वल टू KA dt अपॉन dx होता है बच्चों। तो कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी को हम लोग जो है हीट पर यूनिट टाइम जो है वो कब बोलेंगे, जब हमारा क्या होगा, when temperature gradient is unity, when a unit temperature difference is maintained across the opposite faces of the wall through a unit thickness of the wall across unit area when temperature gradient is unity। अब देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ें बच्चों, एक है एरिया, एक है टेम्परेचर ग्रेडियंट और एक है थिकनेस, ठीक है ना। यहाँ पे ये तीन चार चीज़ें हैं जो आपके ऑप्शन में दी हुई हैं, आपको बेस्ट चूज़ करना है कि ये कब हो सकता है, K इज इक्वल्स टू Q। तो देखिए जब एक तो एरिया अक्रॉस जो है वो यूनिट हो, दूसरा टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिट हो, तो ये वन हो, थिकनेस का यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे बस दिखा है थ्रू अ यूनिट वॉल थिकनेस ऑफ द वॉल, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। तो इसमें देखिए अगर पूर्ण तरीके से देखो तो व्हेन अ यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ द वॉल, अक्रॉस द अपोजिट फेसेस ऑफ द वॉल, तब भी पूरा आंसर सही नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है वो सारे ऑप्शंस में से अगर एक बार हम और ढंग से देखें तो यहाँ पे है व्हेन टेम्परेचर ग्रेडियंट इज यूनिटी, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों इसकी आंसर की भी हमारे पास तो नहीं आई थी, तो इसलिए जो भी क्वेश्चन अगर किसी को कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी ऐसा कन्फ्यूजन किसी को लगता है तो प्लीज़ दोबारा पूछ लीजिएगा। बट यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि आपका एक तो यूनिट एरिया हो, ठीक है ना, यूनिट एरिया हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट यूनिटी हो, तो ज़्यादा बेस्ट आंसर जो मुझे लगता है वो डी ही लगता है, डी ज़्यादा करेक्ट आंसर नज़र आता है यहाँ पे। स्टील कैन बी हार्डन क्विकली बाय द प्रोसेस ऑफ, स्टील को हम हार्डन कर सकते हैं क्विकली किस प्रोसेस से, इंडक्शन हार्डनिंग से, नाइट्राइडिंग से, साइनाइडिंग से, कावरेज। अब देखो यहाँ पे क्विकली बोल रहा है वो, तो क्विकली वही है कि आप पासिंग करंट करें और इंडक्शन करंट के थ्रू जो है वो इंडक्शन हार्डनिंग की जाए हीटिंग करके। तो सबसे आसान जो है वो इंडक्शन, सबसे फास्ट जो है वो इंडक्शन हार्डनिंग हम कह सकते हैं सरफेस हार्डनिंग के केस में।
ड्यूरिंग नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन द स्टील कास्टिंग्स आर कूल्ड। तो बच्चों नॉर्मलाइजिंग में हमने कहा था नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यही होता है कि एयर में कूल किया जाए, उसी को नॉर्मल बोलेंगे। ऐसे याद कराया था आपको, तो सिंपल है। नॉर्मलाइजिंग क्या है, जब हम एयर में कूल करें, ठीक है ना, तो तब हम उसे कहेंगे नॉर्मलाइजिंग। इन हाई स्पीड स्टील द अलॉइंग एलिमेंट विद मैक्सिमम परसेंटेज इज, हाई स्पीड स्टील में अलॉइंग एलिमेंट मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है? इसका आंसर करो बच्चों, एक सेकंड। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास। इन हाई स्पीड स्टील द अलॉइंग एलिमेंट विद मैक्सिमम परसेंटेज, हाई स्पीड स्टील में मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो किस अलॉय या किस एलिमेंट का होता है? तो हमारे पास है वेनेडियम, निकल, टंगस्टन, सिलिकॉन। तो यू ऑल नो दैट दैट इज द टंगस्टन, ठीक है ना। ये सब जवान सर ने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप डिटेल एक्सप्लेनेशन उनसे भी चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं अगर किसी को डाउट हुआ तो, ठीक है। द चीजल्स एंड फाइल्स यूज्ड इन अ फिटिंग शॉप आर जनरली मेड ऑफ, द चीजल्स एंड फाइल्स यूज्ड इन अ फिटिंग शॉप, जो फिटिंग शॉप में चीजल और फाइल्स यूज होती हैं, आर जनरली मेड ऑफ, किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील या फॉर्ज स्टील। तो यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं चीजल की सबसे पहले तो, और चीजल जो है वो चीज़ें हैं जो हमारे पास एज अ टूल यूज़ होती हैं। तो टूल में जब हम बात करते हैं तो या तो हम फॉर्जिंग का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पे तो उसने जनरली मटेरियल की बात करी है, तो या तो हम फॉर्ज स्टील बोलें या हाई कार्बन स्टील बोलें। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? दैट इज़ योर हाई कार्बन स्टील इज दी करेक्ट आंसर। हीटिंग एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वायर्स आर जनरली मेड ऑफ, हीटिंग एलिमेंट्स और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वायर। तो बच्चों ये भी बहुत आसान है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इसी मटेरियल के नाम से बहुत बार पूछा गया है पेपर में, कि यहाँ पे अगर हम बोलें हीटिंग एलिमेंट तो हम सबसे ज़्यादा जिक्र किसका करते हैं? दैट इज़ कॉल्ड नाइक्रोम, दैट इज़ कॉल्ड नाइक्रोम, ठीक है ना। फ्यूजिबल प्लग फॉर स्टीम बॉयलर कंसिस्ट ऑफ, भैया फ्यूजिबल प्लग जो है स्टीम बॉयलर में कंसिस्ट ऑफ बिस्मथ, लेड एंड टीन। तो ये भी मटेरियल हमने बहुत बार बच्चों देखा हुआ है, ठीक है ना, दैट इज बिस्मथ, लेड एंड टीन, और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हैं यहाँ पे जो काफ़ी रिपीटेड है पेपर में, लगभग मैक्सिमम बच्चे जानते ही होंगे। मॉलियर डायग्राम इज अ प्लॉट ऑफ, बच्चों मॉलियर डायग्राम किस किस का है? एच डायग्राम बोलते हैं हम लोग, दैट इज, ठीक है ना, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी, तो दैट इज टेम्परेचर एंट्रोपी, टेम्परेचर एंथैल्पी, प्रेशर एंथैल्पी, दैट इज एच डायग्राम। डी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक? ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चंस यहाँ पे लेके चलूँगा मैं, मतलब 30 क्वेश्चंस और लेके चलूँगा, सो दैट आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें इसकी, ठीक है ना। चलें आगे। हाई स्पीड गियर्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक ऑफ द टाइप, हाई स्पीड गियर्स जो है वो जो आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक ऑफ द टाइप, फाइबर ग्लास, कैप्रॉन। ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन आ गया जहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को अगर पता है तभी आंसर कर पाओगे, नहीं तो कोई इसका कंसेप्ट नहीं बनेगा। तो हाई स्पीड गियर्स आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ, तो दैट इज फाइबर ग्लास, कैप्रॉन, फॉलिएट और पॉलीथीन। इसके बारे में चाहे थोड़ा पढ़ लीजिएगा या सर से डिस्कस कर लीजिएगा कई मटेरियल के ऊपर। दैट इज कॉल्ड कैप्रॉन, दैट इज कॉल्ड कैप्रॉन। वुड इज, वुड क्या है बच्चों? होमोजीनियस मटेरियल है, ग्रैनुलर है, एमॉर्फस है, सेलुलर। तो ये तो आसान है, सिंपल आंसर करना। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि वुड जो है वो ग्रैनुलर पाउडर फॉर्म में तो नहीं होता वुड, ना ही एमॉर्फस फॉर्म में होता है ना। तो इट कैन बी अ होमोजीनियस मटेरियल और अ सेलुलर मटेरियल, तो दैट इज कॉल्ड सेलुलर मटेरियल, इट इज अ सेलुलर मटेरियल, ठीक है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑफ मशीन रिजल्ट फ्रॉम, स्ट्रेस कंसंट्रेशन का रिजल्ट क्या रहता है बच्चों? बहुत आसान है ये भी। तो सेलुलर वर्ड सही लिखा है वहाँ, सेलुलोज होना चाहिए था क्या? है ना, सेलुलोज होना चाहिए था बच्चों। इसको भी करेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं भी सर भी बाई चांस आ गए थे यहाँ पे, तो मैं डिस्कस उनसे यही कर रहा था, क्योंकि ये सेलुलोज होना चाहिए था ना, सेलुलोज होना चाहिए था,
क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी है वुड के लिए सेलुलोज मटेरियल, ठीक है ना, सेलुलर वर्ड सही नहीं है। मुझे लगा क्या पता किसी स्ट्रक्चर को बोला जा रहा है सेलुलोज इज रिंग फॉर्म में किसी, इसलिए मैंने स्किप कर दिया उसको, लेकिन सर आ गए तो मैंने कंफर्म कर दिया सर से कि इट शुड बी सेलुलोज या सेलुलर बोल सकते हैं। चलो खैर देख लेना बच्चों आप लोग भी, सेलुलर मटेरियल भी कोई मटेरियल की फॉर्म, क्योंकि मेरे को सेलुलोज तो चलो ठीक है वुड के लिए, लेकिन सेलुलर का आइडिया नहीं है। नहीं वैसे बोला जाता है सेलुलर मटेरियल, सही है, सेलुलर सही है, सेलुलर नहीं है, इसको सेलुलर ही लिखो। अगर मैं देख पा रहा हूँ तो वो सही बात है, ये सेलुलर ही है बच्चों, सही है, आंसर यही है। पर सेलुलर का मतलब ये होता है जो पोरस टाइप मटेरियल होता है, पोरस टाइप मटेरियल है ना, लाइक वुड भी ऐसा ही होता है, जो पोरस टाइप मटेरियल होता है उसको हम सेलुलर बोलते हैं। तो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, छिद्र जिसमें होते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन अ मशीन कंपोनेंट्स रिजल्ट्स फ्रॉम, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन अ मशीन components result from abrupt changes in the cross section of the component, pressure at points areas of the component at which the load is applied, point to point variation in the properties of the material of the component among the following। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल है कि अगर आप स्ट्रेस कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, among abrupt changes in the cross section of the component। सबसे पहले क्या है भाई, स्ट्रेस कंसंट्रेशन किसके वजह से होता है, कि बिल्कुल सही बात है कि क्रॉस सेक्शन या किस सिस्टम में एब्रप्ट चेंजेस आते हैं, कोई शार्प कट्स आते हैं, वहाँ स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है, तो ए बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रेशर एट पॉइंट्स और एरियाज ऑफ द कंपोनेंट एट विच द लोड इज अप्लाइड, पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंपोनेंट, बिल्कुल सही, तो सी भी सही है। तो आई थिंक ए और सी विल बी द करेक्ट आंसर, या बी भी आपको लगता है, बी भी एक बार पढ़ो, प्रेशर एट पॉइंट्स एरियाज ऑफ द कंपोनेंट एट विच द लोड इज अप्लाइड, वो कह रहा है कि उन जहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हैं उन कंपोनेंट पे जो है वो प्रेशर अप्लाई होता है। तो बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, क्या हो सकता है, मतलब सिर्फ इतना बताइए बी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए बी एंड सी भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो बी होगा कि नहीं होगा। एब्रप्ट चेंजेस तो डेफिनेशन, ये तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की डेफिनेशन ही है, ठीक है ना, ये तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन की समझ लीजिए डेफिनेशन ही है, बस बी आपको बताना है कि बी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए यहाँ पे भले ही स्टेटमेंट ये उतना पूरा नहीं है, प्रेशर एट पॉइंट एरियाज ऑफ द कंपोनेंट एट विच द लोड इज अप्लाइड इज मैक्सिमम, इस टाइप से होता है ना, इज एक्सेस। तो मेरे ख्याल से ए बी एंड सी तीनों ही जो है वो लगभग स्ट्रेस कंसंट्रेशन को ही दर्शा रहे हैं, तो डी कैन बी दी करेक्ट आंसर। बोरिंग इज अ मेथड ऑफ, बोरिंग किसका मेथड है बच्चों, बोरिंग, जनरेटिंग अ होल, एनलार्जिंग अ होल, फिनिशिंग अ होल या ड्रिलिंग अ होल। तो आप सबको पता है कि हम होल को बोरिंग में क्या करते हैं, एनलार्ज करते हैं, क्या करते हैं, एनलार्ज करते हैं, कोई प्री ड्रिल्ड होल है उसको एनलार्ज करेंगे तो वो बोरिंग कहलाएगा, तो दैट इज अ बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे हॉर्निंग इज अ फिनिशिंग अ होल है, ठीक है ना, तो वैसे ही ये है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मिलिंग मशीन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय कटर विच इज रोटेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल टू द वर्क पीस। अब देखो इस अप मिलिंग डाउन मिलिंग इसके टाइप में बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों, और ऑलरेडी सर ने अभी एक लेटेस्ट वीडियो भी डाला है हमारे न्यू कंसेप्ट 2025 वाले में, उसमें जाइए, उसमें मशीनिंग में चेक करिए, सर ने अप मिलिंग और डाउन मिलिंग इनके डिफरेंसेस इनके ऊपर एक वीडियो भी बना के डाला है, जहाँ से आपको अगर किसी बच्चे को ये सब डाउट है भी कि किसमें वर्क पीस रोटेट करता है, किसमें हमारा कटर रोटेट के डायरेक्शन में करता है, वर्क पीस की डायरेक्शन में चलता है, ये कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटल बाय कटर विच इज रोटेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑफ द वर्क पीस, कि कटर जहाँ पे वर्क पीस की ट्रैवल के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अप मिलिंग, दैट इज कॉल्ड अप मिलिंग। क्लियर है, तो जिसको ये डिटेल में समझना है वो उस वीडियो में जाके समझ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लैपर ब्लॉक इज यूज्ड इन, क्लैपर ब्लॉक बच्चों कहाँ यूज होता है, मिलिंग मशीन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेथ मशीन में, ड्रिलिंग मशीन में या शेपिंग मशीन में। तो आपने लेथ को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ड्रिलिंग में ऐसा कुछ चीज़ें होती नहीं है, ड्रिलिंग में इतने कंपोनेंट्स होते ही नहीं है कि आप बहुत कुछ सोचे उसमें, तो ये दोनों ऑप्शन हटा दो तो बच्चा मिलिंग और शेपिंग मशीन। मिलिंग में आपने पढ़ा है स्पिंडल पढ़ा है, आर्बर पढ़ा है, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, है ना, लेकिन आपने क्लैपर ब्लॉक नहीं पढ़ा होगा बिकॉज इट इज़ इन शेपिंग मशीन, इट इज़ इन शेपिंग मशीन। तो ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चनों को
हाँ याद रखना चाहिए। अब सर इसकी डिटेल भी थोड़ी बता रहे हैं, लेकिन वो खुद ही बताएं तो ज़्यादा बढ़िया है आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियम ग्रेन साइज और ग्रिट ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाय द नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम। मीडियम ग्रेन साइज और ग्रिट्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज डिनोटेड बाय द, अब बच्चों सबको पता है कि मीडियम ग्रेन साइज और ग्रिट, इसका हमने पूरा टेबल भी पढ़ाया है, सर ने भी पढ़ाया है, जब मैंने पढ़ाया तब मैंने भी पढ़ाया है कि हमारे ग्रिड साइज और उसमें अलग अलग जो लेवल होता है आपका, कि फाइन और मीडियम, ठीक है ना, कोर्स, तो उसमें क्या नंबर इसका होता है मीडियम का। तो मीडियम का हम देखेंगे तो 30 to 60 होता है, ठीक है ना। इसमें 10 to 24 भी है, कई जगह 10 to 24 से भी कंफ्यूज होते हैं। अभी आपको क्या कह रहे हैं, मीडियम ग्रेन साइज पूछ रहा है, 10 to 24 आपका कोर्स की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। ये आपका जो है वो कोर्स की तरफ चला जाएगा, दिस इज योर मीडियम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइन और ये हो जाएगा वेरी फाइन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, विच कैन बी ईजी फॉर यू। तो आप इसको आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो पूरा जब भी प्रैक्टिस भी करें ना, पूरा याद रखें, पूरा लिखें हर बार, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना अगली बार ये पूछा जाएगा या ये पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जाए, बट अगर आपको पूरा याद रहेगा तभी आप आंसर ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इन CNC मशीन G41 कोड स्टैंड्स फॉर, CNC मशीन में बच्चों G41 कोड जो है वो किसके लिए होता है। कटर कंपनसेशन, लेफ्ट कटर कंपनसेशन, राइट कटर कंपनसेशन कैंसिल, या कटर कंपनसेशन डबल। तो याद रखिएगा इट इज यूज फॉर लेफ्ट, इट इज यूज फॉर लेफ्ट। G41 कोड इज यूज फॉर लेफ्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला G41, अब आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मानो आप WBSC का नहीं भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है ना कि ये सब चीज़ें पूछी जा रही हैं स्टेट एग्जाम में, तो अब इससे रिलेटेड आप जितने भी कोड्स हैं, G कोड जितने भी थे हमारे, उनको भी पढ़ लें कि अगर 41 ये है तो 40 क्या है, 40 ये है तो 42 क्या है। अब 41 क्योंकि ईजी हो जाएगा आपके लिए, 41 लेफ्ट है तो 42 राइट है, ठीक है ना, समझ आ रही बात, इस तरह से, ठीक है, क्लियर है। और G40 क्या हो जाता है, जो कटर को टर्न ऑफ करने के लिए होता है। तो 40 फॉर टर्न ऑफ, 41 फॉर लेफ्ट, 42 फॉर राइट। तो ऐसे याद रखना आसान हो जाएगा। इसी तरह से प्रैक्टिस की जाती है बच्चे, जब प्रैक्टिस करते हो, ये नहीं कि बस एक क्वेश्चन देखा, आंसर दिया और आगे बढ़े, क्लियर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन CNC मशीन M09, अब देखो G कोड्स और M कोड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। सेम यहाँ पे M09 जो कि पेपर में बहुत पूछा जाता है कि M09 कोड जो है वो किसके लिए यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली बात है कूलेंट के लिए यूज़ होता है, ये सबको पता रहता है, लेकिन कूलेंट ऑन के लिए कि कूलेंट ऑफ के लिए, तो आपको ध्यान रखना है 09 इज फॉर कूलेंट ऑफ, कूलेंट ऑफ, ठीक है ना। और कूलेंट ऑन करने के लिए क्या यूज़ करोगे, दैट इज M08, ठीक है, 08 का प्रयोग करोगे कूलेंट ऑन के लिए। तो M09 फॉर कूलेंट ऑफ। तो इस तरह से याद रखिए इसे। स्पार्क गैप इन EDM प्रोसेस रेंजेस बिटवीन, EDM प्रोसेस में स्पार्क गैप जो है वो किस रेंज में लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। EDM आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग होती है, जिसमें ये गैप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस गैप से ही जो है हमारा जो आर्क है वो हमारा क्रिएट होता है। डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड में हम वर्कपीस को डुबो के रखते हैं, ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, या कॉपर या ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड हम लोग प्रयोग करते हैं, और वहाँ से ये गैप क्रिएट करते हैं, और उसी स्पेसिंग और गैप से ही हमारे मशीनिंग की इंटेंसिटी डिसाइड होती है, और हमारा जो है वो मशीनिंग बेहतर तरीके से हो पाती है, क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में ये गैप जो है वो हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज अबाउट 0.005 to 0.05 mm, याद रखिएगा। कभी आपको EDM में इलेक्ट्रोड पूछ लेगा तो ग्रेफाइट कॉपर इलेक्ट्रोड आप आंसर कर सकते हैं, क्लियर है। लेज़र स्टैंड्स फॉर, लेज़र जो है, अब ये तो बच्चों मतलब बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये तो आपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ लिया होगा कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लाइट एम्पलीफिकेशन आप जानते हैं आंसर, तो फिर उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो दैट इज़ साफ है, बी लिखा है। बाकी यहाँ तो ऐसे वर्ड इरोजन, विरोजन, इजेक्शन, ये सब लिखे गए हैं, तो मतलब ही नहीं है कोई, ऑटोमेटिकली आप आंसर कर पाएंगे। अब ऐसे ही कुछ इजी क्वेश्चन आए हैं आपके पास, जैसे FMS स्टैंड फॉर, सबसे को पता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का टाइप है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जिसे कहते हैं हम लोग, तो दैट इज कॉल्ड FMS। तो वो भी बहुत आसान है सबके लिए आंसर करना।
AGV स्टैंड फॉर, यू ऑल नो दैट ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स जो इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं मटेरियल हैंडलिंग के लिए, जो ऑटोमेटिकली एक प्री डिटरमाइंड पाथ जो हमारा बना होता है मैग्नेटिक पाथ, उसमें हमारे व्हीकल चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, जिनको ऑटोमेटिकली गाइड किया जा रहा है कि वो कहाँ चलें, दैट इज कॉल्ड बी विल बी दी करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बच्चों आपके 60 क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके बचेंगे और उसमें जो है मैं आपको ये पूरा सेशन जो है वो कंप्लीट करा दूंगा आखिरी सेशन में। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप, जैसे मैंने कहा था आपको, अगर आप इसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में जाएं, गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज में क्लिक करें और वहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे ये कोर्स दिखाई देगा जहाँ पे पूरा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके तैयारी कर सकते हैं। MIE कूपन कोड जरूर लगाइए। और अगर आपके पास ऑलरेडी सोर्सेज हैं हमारे या अदर्स, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। आपको मेन देख ही लिया आपने क्वेश्चन से कि दिस इज अ वाइड रेंज ऑफ सिलेबस है। यहाँ पे GM कोड्स भी आपको पढ़ने हैं, इंडस्ट्रियल भी आपको पढ़नी है, बेसिक कम से कम। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मशीनिंग, इंडस्ट्रियल, ये तो आप अच्छी करके ही चलेंगे, है ना, तो वहाँ से कवर हो ही जाएगा। और मटेरियल साइंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से RRB वाले सिलेबस वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये पेपर में अपने आप को तैयारी करना इस तरह के पेपर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।